लेकिन उन्होंने डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर और अन्य बातों के लिए जो कुछ बातें की हैं, मैं अपनी बात वहीं से प्रारंभ करता हूँ। जहाँ तक इनकम टैक्स का सवाल है, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि देश के जितने नौकरी पेशा से जुड़े हुए लोग हैं, वो जब भी बजट आता है तो ये उम्मीद करते हैं कि जो इनकम टैक्स का एक स्लैब बना रखा है इन्होंने, उसमें राहत देंगे, उसको और ज़्यादा डिडक्शन की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो अपना कोई पैसा छिपा नहीं सकते। जो छिपा सकते हैं उनके पास तरीके हैं छिपाने के, लेकिन जो छिपा नहीं सकते हैं उनको तो राहत दीजिए। ये तो कोई छिपा ही नहीं सकते, सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ लिखा पढ़ी में है, सब कुछ इनकम टैक्स रिटर्न में है। क्योंकि अब तो 6वें वित्त आयोग के बाद जो क्लास 4 का एम्प्लॉई है वो भी इनकम टैक्स की सीमा में आ गया है। और जो मोदी जी ने कहा, मोदी जी माने सुशील मोदी जी, जो मोदी जी ने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे कम इनकम टैक्स की रेट्स हैं। अमेरिका में आमदनी का 40% है। तो आमदनी वहाँ कितनी है और हमारे यहाँ कितनी आमदनी, ये भी तो देखना पड़ेगा। वहाँ तो 40% इनकम टैक्स देने के बाद भी इतनी बच जाती है कि आराम से लोग अपना काम कर सकते हैं, खर्चा चला सकते हैं, अन्य जो कार्य करते हैं वो भी सब कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो अगर 40% इनकम टैक्स कट जाए तो जो बचेगा उसमें आदमी अपना पेट नहीं भर सकता। इसलिए उससे कंपेयर मत कीजिए। अभी पैंडेमिक को लेके आप सब जानते हैं कि अभी एक सप्ताह पहले ही अमेरिकन कांग्रेस ने और सीनेट ने प्रेसिडेंट बाइडेन के 1.9 ट्रिलियन डॉलर का जो स्टिमुलस दिया है उन्होंने पैंडेमिक के लिए, उसमें कितना दिया है लोगों को। अगर एक व्यक्ति की आमदनी सालाना $75,000 है या उससे कम है, $75,000 से कम है, तो उसको प्रति माह $800। अगर परिवार में 2 लोग हैं, उनका भी 75,000 है, तब भी इतना और उसे, और बच्चे और 2 हैं तो उनको भी आप $800 प्रति माह और मिलेगा। क्या हम दे सकते हैं ये कुछ? हमारे यहाँ भी ये पैंडेमिक है, हमारे यहाँ भी पैंडेमिक की वजह से हमारी इकोनॉमी को बहुत एडवर्स असर पड़ा है। लेकिन हमने क्या दिया इस फाइनेंस बिल में? इसके जरिए जो हम कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाला, कल बिल पास हुआ और एप्रोप्रिएशन बिल, अब उसके आधार पर आप जब इसको खर्च करने का तौर तरीका बताएंगे, किस पे कितना खर्च कर रहे हैं, तो क्या कोई इसमें ऐसा प्रोविज़न है कि जो दुखी हुए, जो उजड़ गए, जो बेरोज़गार हो गए, उनके लिए कुछ देने की व्यवस्था इसमें कर रही हैं आप कि नहीं कर रहे हैं? मुझे तो लगता नहीं कुछ कर रहे हैं, जबकि करना चाहिए और न कर रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि वो इस पर विचार करें। जब मैं आपका बजट भाषण सुन रहा था तो उसमें बहुत हम लोगों को प्रसन्नता हुई, जो सीनियर सिटीजन्स थे, कि 75 साल से ऊपर वालों को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। बाद में मुझे पता चला कि ये 75 साल वाले तो वे हैं जो सिर्फ नौकरी पेशा में हैं।
क्या वे सीनियर सिटीजन्स नहीं हैं जो 75 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं और किसी पान की दुकान पे बैठे दुकान चला रहे हैं, छोटी सी पंसारी की दुकान चला रहे हैं? इन सबको कुछ राहत देंगे आप कि नहीं देंगे? उन्हें सीनियर सिटीजन माना गवर्नमेंट ने अपनी परिभाषा में, या नौकरी पेशा से रिटायर होने वाले लोगों को ही माना और उनकी आमदनी को माना? और इसमें तमाम पहले तो लगता था कि कुछ नहीं, लेकिन उसमें राइडर लग गया कि इतनी आमदनी होगी तब नहीं, और इससे ज़्यादा होगी तो फिर भरना भी पड़ेगा। तो जो अभी विजय साई रेड्डी साहब कह रहे थे कि वो केवल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की छूट दी आपने, उसमें इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी, तो क्या राहत दे दी भाई? इनकम टैक्स तब डिजिटल भर जाता है, कौन सा उसे दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं? इसके अलावा जो इनकम टैक्स का आपका विभाग का और अधिकारियों का कार्य करने का तौर तरीका है, देखिए लोग व्यापार करते हैं और व्यापार जितना फ्रीली करेंगे, उनका व्यापार जितना बढ़ेगा, देश के राजस्व में उतना ही ज़्यादा वो योगदान कर सकेंगे। लेकिन अगर वो आतंक के माहौल में जिएंगे, अगर उन्हें ये लगेगा कि हर वक्त इनकम टैक्स की रेट का खतरा है, तो फिर क्यों काम करेगा आदमी ज़्यादा? क्यों कमाएगा? क्यों टैक्स देने के लिए काम करेगा? फिर अपना पेट भरने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, गाड़ी के डीजल पेट्रोल का पैसा बना रहे, इसके लिए काम करेगा। आए दिन मतलब ये मैं ऐसा नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो सामान्य आदमी हूँ, लेकिन जो लोगों के मन की बात है मैं बता रहा हूँ आपको कि लोग धीरे धीरे बेरत हो रहे हैं, अपने आप को अलग कर रहे हैं कि फ़ायदा क्या है कमाने के लिए, कमाने बचता क्या है? अनावश्यक रेट, और जितना है नहीं उससे ज़्यादा कहिए डिक्लेयर करो। ये तो आपकी जानकारी में भी होगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो मुझसे परिचित हैं, जिनकी आमदनी नहीं है 50 करोड़ की, और रेट होता है तो कहते हैं 200 करोड़ डिक्लेयर कीजिए, और नहीं तो जेल जाए, मुकदमा होगा, ईडी में केस भेज दिया जाएगा। ये आए दिन हो रहा है मैडम, और अगर ये चलता रहा तो सारा माहौल जो होता है बिजनेस का, वो खत्म हो जाएगा देश में। लोग काम करना बंद कर देंगे। और दूसरी बात मोदी जी ने ये कही, सुशील मोदी जी ने, कि डीजल और पेट्रोल पर जो टैक्स महंगा है मान लीजिए, लेकिन टैक्स जो लगता है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगी है पेट्रोल और डीजल, वो राज्यों को और केंद्र में विकास के कामों में ही लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 200 रुपया लीटर कर दें पेट्रोल या डीजल तो उससे लोग एडवर्सली प्रभावित नहीं होंगे। अगर वो विकास के काम में लगता भी है तो वो महसूस नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप 1 रुपया भी बढ़ाते हैं तो देश के करोड़ों लोगों को उसी दिन उनकी जेब पर असर पड़ने लगता है, उसी दिन। यादव जी कंक्लूड करना पड़ेगा प्लीज। बस खत्म हो गया? 1 मिनट है। मैं 2 मिनट ले सकता हूँ? उसी दिन असर पड़ता है। इसलिए जो टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, मतलब आपको पड़ता है 38-40 रुपया और 60-62 रुपया के आसपास टैक्स लेते हैं, राज्य लेते हैं, ये सही है, और केंद्र सरकार भी लेती है, केंद्र से ज़्यादा राज्य सरकारें लेती हैं। लेकिन व्यक्ति को तो परेशानी होती है। राज्य का काम क्या होता है?
राज्य का काम होता है कि जितना अपनी जनता को सहूलियत दे सके, उस पर बोझ न पड़े, उतना काम करे, उतना टैक्स लगाए। इस इशारा किया था, इशारा नहीं किया था, साहब कहा था, बहुत बढ़िया बात की थी दीपेंद्र ने, जब उन्होंने मानस का एक दोहा, एक चौपाई पढ़ी और ये कहा कि राजा जब टैक्स लगाए, टैक्स ले तो सूरज की तरह ले, सूर्य की तरह, मालूम ही नहीं पड़ता कि किस तरह से पानी सोख लेता है, और दे तो हरा भरा कर दे, सबको प्रसन्न कर दे, सबका मन। लेकिन ये टैक्स किस काम का कि घर से पैसा लेके चला 200 रुपया और पेट्रोल पंप पे पहुंचा तो पता चला कि उसने पेट्रोल डराई, देखे ही नहीं, कहा रात में दाम बढ़ गए। अब वो कह रहा है कि इतना पैसा, उन्होंने कहा इतना कैसे पैसा, अब इतना पैसा है ही नहीं जेब में, तो क्या निकाले गाड़ी में से वापस। ये स्थिति होती है। इसलिए टाइम नहीं है, मैं इतना कहना चाहता हूं कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। आप इस तुला पर तौलिए, क्या ये राम राज्य की अवधारणा जो आपकी है सही है? क्या दैहिक ताप से बचा व्यक्ति? पीठ पे लाठी पड़ रही कि नहीं पड़ रही हैं? काइंडली कंक्लूड। दैविक पेंडेमिक आ गया और भौतिक अर्थशास्त्र देख जाइए, आर्थिक व्यवस्था रोज चोट पड़ रही है, रोज पिट रहे, भूखों मर रहे हैं, या किसी के पास इतना पैसा है उनको आप छूट दिए चले जा रहे हैं। तो इन सब पे विचार कर लीजिए। और राज्यसभा के पास फाइनेंस बिल में न संशोधन करने का अधिकार है, न रोकने का अधिकार है, न भी ये पास करना चाहें तो 14 दिन बाद वैसे ही पास हो जाएगा, कोई बात ही नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी बात कह सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे 2 मिनट दिए, और माननीय वित्त मंत्री जी को भी कि उन्होंने मेरी बात को सुना, चाहे उस पर अमल करें चाहे न करें।